welcome back to Divan's Biology. In the video series on respiration in plants, we have discussed in detail the full metabolism of respiration. Now, we are discussing the previous year NEET questions on the topic respiration in plants. हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम आगे इस वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय. जो एटीपी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म था ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखा. फोटोसिंथेसिस का भी पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और हमने रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिज्म भी पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. ये जो दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है. ये किसने दिया था? इनका क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किसने दिया है. क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके एंड में एटीपी सिंथेज जो है, एटीपी सिंथेज क्या करता है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है एटीपी में. तो हमारा क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का एटीपी फॉर्मेशन मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एंड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस होता है तो इसका मतलब वो हमारा प्रोसेस रेस्पिरेशन का चल रहा है. इट इज एक्सप्लेन्ड बाय. ये किसने एक्सप्लेन किया था? फर्स्ट ऑप्शन इज रिले पंप थियरी ऑफ गॉडलेवस्की. सेकंड इज मंच प्रेशर और मास फ्लो मॉडल. थर्ड ऑप्शन है केमी ऑस्मोटिक थियरी ऑफ मिचेल. और फोर्थ ऑप्शन है कोलोंडी वेंट्स मॉडल. ये हमारा मेमोराइज करने वाला है. जो थर्ड ऑप्शन दिया इन्होंने केमी ऑस्मोटिक थियरी ऑफ मिचेल, वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है. मिशेल ने जो केमी ऑस्मोटिक थियरी दी है उस केमी ऑस्मोटिक थियरी में उन्होंने बताया है कि एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ. फर्मेंटेशन हम जानते हैं, फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोडक्शन है. एनारोबिक प्रोडक्शन जब होता है तो प्रोड्यूस क्या करता है? हमने देखा था जब पायरुविक एसिड रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे में जब पायरुविक एसिड बन जाता है, पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में. हमने प्रोसेस में क्या देखा था? ग्लाइकोलिसिस वाज डन इन साइटोसोल ऑफ द सेल. एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही. लेकिन जब आगे और प्रोसेस बढ़ता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उस टाइम पे जो ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना होता है वो एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो उसमें पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता. उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होने की जगह वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है. फर्मेंटेशन में भी 2 टाइप के फर्मेंटेशन हो जाते हैं. इधर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है. और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है. अब इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन है फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन एंड एसिटिक एसिड. सेकेंड ऑप्शन इज अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और सिमिलर कंपाउंड्स. थर्ड ऑप्शन इज ईथर्स एंड एसीटोन्स. एंड फोर्थ ऑप्शन इज अल्कोहल एंड लिपोप्रोटीन्स. तो इसमें से बहुत ही क्लियर है कि हमारा जब फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. तो हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और सिमिलर कंपाउंड्स, ये ऑप्शन हमारा राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेब्स साइकिल अकर्स इन. क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का. ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, साइटोसोल ऑफ द सेल. उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में.
माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ जाता है? मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसका नेक्स्ट स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेप है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, वो होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल होती है। एंड जो लास्ट स्टेज है इनकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम्स। हमारा करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अगर और ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछा जाए तो क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स कहाँ पे होता है? दिस इज इफ दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके अंदर की इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये जो अंदर है दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका कहाँ पे चलता है रेस्पिरेशन का, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम हेक्सोकाइनेस which catalyzes glucose to glucose 6 phosphate in glycolysis is inhibited by glucose 6 phosphate। इस क्वेश्चन में ये लोग पूछ रहे हैं एंजाइम हेक्सोकाइनेस कैटलाइज करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ये कौन सा प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उस स्टेप को जो कैटलाइज करता है वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। अब हेक्सोकाइनेस के लिए, अब इस एंजाइम के लिए ये लोग क्या कह रहे हैं? एंजाइम हेक्सोकाइनेस which catalyzes glucose to glucose 6 phosphate in glycolysis is inhibited by glucose 6 phosphate। This is an example of, अब ये किसका एग्जाम्पल है उसमें हमें आगे देखना पड़ेंगे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकेंड ऑप्शन इज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, थर्ड ऑप्शन इज फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज पॉजिटिव फीडबैक। अब हम एक एक करके इन चारों ऑप्शंस को समझते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कम्पिटिटिव इनहिबिशन इनका फर्स्ट ऑप्शन है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट एनालॉग्स। इसका मतलब जो सबस्ट्रेट का एनालॉग है, सबस्ट्रेट का एनालॉग मीन्स उसके जैसा दिखने वाला, सेम उसकी शेप का, उसके स्ट्रक्चर का एक और कोई चीज, तो सबस्ट्रेट एनालॉग की प्रेजेंस की वजह से जो इनहिबिशन होता है, क्योंकि वो उसके कंपटीशन में आ जाता है, इस टाइप के इनहिबिशन को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट ऑप्शन इनका है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई कंपटीशन नहीं हो रही है। इसका मतलब सबस्ट्रेट के जैसा दिखने वाला या उसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी वाला कोई भी वहां पे है नहीं, इसलिए वो नॉन कम्पिटिटिव हो गया। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो वो इनहिबिट तो कर रहा है, किसको इनहिबिट कर रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी का रिडक्शन कर रहा है, लेकिन कंपटीशन नहीं कर रहा किसी के साथ। थर्ड ऑप्शन है फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब ये फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है? एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज एक्चुअली अ रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स के केस में होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स के पास एक एडिशनल बाइंडिंग साइट होती है अदर देन द एक्टिव साइट। इनके पास एक एडिशनल बाइंडिंग साइट होती है फॉर इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव साइट के सिवा एक और बाइंडिंग साइट होती है, इनको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स। यहाँ पे जो इनहिबिटर्स हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं या इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शंस के, कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स, इसलिए हम इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फीडबैक एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन टू फाइनली फॉर्म। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मीन्स क्या हुआ? जो लास्ट स्टेज हमने पढ़ी जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होते हैं उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोरिलेशन वर्ड जो है दैट इज फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जहाँ पे भी आप फॉस्फोरिलेशन वर्ड यूज करते हो इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें हमने फोटो फॉस्फोरिलेशन वर्ड यूज किया था।
फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए यूज किया था बिकॉज इट वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, द एटीपी सिंथेसिस वॉज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए फोटो वर्ड यूज किया था। लेकिन रेस्पिरेशन में हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन टू फाइनली फॉर्म, फाइनली इस स्टेज में क्या होता है, फाइनली फॉर्म होते हैं एटीपी। वो तो मैंने आपको फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही समझा दिया, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो इसमें एटीपी ही फॉर्म होंगे। इनके ऑप्शंस हैं पायरूवेट, एनएडीपी, डीपीएन एंड एटीपी। आंसर इज एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is essential for conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A? pyruvic acid जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है विच इज नोन एज, इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस और कैप्साइकिल के बीच में आता है। ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना था, फिर पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब इनका क्वेश्चन है कि जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से क्या एसेंशियल है इस कन्वर्जन के लिए। इनके ऑप्शंस हैं LAA, NAD, TPP या ऑल ऑफ दिस। अभी LAA, NAD, TPP क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। LAA इज लिपोइक एसिड अमाइड, मैं लिख देती हूं लिपोइक एसिड अमाइड। दूसरा है TPP, TPP है थायमिन पायरोफॉस्फेट। थर्ड है NAD। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस में हमारी ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन से प्रोसेस में, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में। एरोबिक ऑक्सीडेशन में सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। एक्टिवेशन ऑफ पायरुविक एसिड कैसे होता है, NAD और कोएंजाइम ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके पायरुविक एसिड बनाते हैं। फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन में लिपोइक अमीडामाइड, लिपोइक एसिड अमाइड, थायमिन पायरोफॉस्फेट और NAD तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे इसके ऑप्शन में आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनिमल सेल्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगर हमने रेस्पिरेशन का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, अगर उसका पूरा मैकेनिज्म हमें पता है तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि इसका फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है। ऑप्शंस हैं क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ETC। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस आता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें पायरुविक एसिड फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर क्रेब्स साइकिल आती है और लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हुआ ग्लाइकोलाइसिस। में भी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सीरीज में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, तो आपको वो सीरीज भी याद होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज इज ग्लाइकोलाइसिस, पहले ये पाथवे होता है, फिर ये स्टेप आता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का, फिर क्रेब्स साइकिल आती है और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है। तो सिंपल था, फर्स्ट स्टेज थी हमारी ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल इज। ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शंस हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइलोज एंड ग्लाइकोजन।
अमाइलोज और ग्लाइकोजन जो है ये पहले कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, अमाइलोज और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। कीटोजेनिक अमीनो एसिड जो इन्होंने ऑप्शन दिया है उनका डीएमिनेशन होता है, फिर आगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है वो है ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्लूकोज। द क्वेश्चन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल इज। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल मीन्स उसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी साइकिल आप पढ़ोगे उसके जो दूसरे और एडिशनल नेम्स हैं वो सारे भी याद करने जरूरी हैं, और आपको उनका रीज़न भी पता होना चाहिए कि इनका रीज़न क्या है। इन्होंने एंड प्रोडक्ट पूछा है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट है। लैक्टिक एसिड तो फर्मेंटेशन से बनता है। पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद। फिर थर्ड लास्ट ऑप्शन है CO2 + H2O। तो जब क्रेब्स साइकिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो सारे स्टेप्स हैं वो एंड में जाके जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो होते हैं CO2 एंड H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। हमने रेस्पिरेटरी चेन में मेन 5 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स वाज NADH डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें NADH रीऑक्सीडाइज होता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स वाज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसमें सक्सिनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट। थर्ड कॉम्प्लेक्स वाज BC1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स वाज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स था ATP सिंथेस। ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए थे तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स था? हम थोड़ा सा अगर हम समराइज करें तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें NADH NAD+ बना रहा है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इसका नाम था NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड में। इनके बीच में यूबिक्विनोन था। थर्ड कॉम्प्लेक्स वाज BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स ये थर्ड कॉम्प्लेक्स था, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स आता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इस कॉम्प्लेक्स में जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन में जाते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन में जाते हैं। यूबिक्विनोन फिर जब रिड्यूस हो जाता है तो रीऑक्सीडाइज होने के लिए थर्ड कॉम्प्लेक्स में जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे साइटोक्रोम C है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वाया साइटोक्रोम C फोर्थ कॉम्प्लेक्स में आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं ऑक्सीजन को टू फॉर्म वाटर। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? ATP सिंथेस, जहां पे ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब इनका क्वेश्चन क्या था? टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है इसमें कौन कौन से साइटोक्रोम्स होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं कॉपर A, कॉपर B और साइटोक्रोम्स A एंड A3, राइट। अब इनके ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B तो हमारा थर्ड में आता है। मैंने आपको इसका क्या नाम बताया? इसका नाम मैंने आपको बताया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। दूसरा ऑप्शन है साइटोक्रोम C। तीसरा ऑप्शन है साइटोक्रोम A1। चौथा ऑप्शन है साइटोक्रोम A3। तो इसमें जो साइटोक्रोम A3 है इसमें मैंने आपको क्या कहा, इसमें क्या क्या होता है? कॉपर A, कॉपर B, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3।
साइटोक्रोम A3 इज द टर्मिनल साइटोक्रोम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जो आगे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स देता है टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर. सो आवर आंसर इज साइटोक्रोम A3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMP कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ. EMP पाथवे हम किसको कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को. हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है उसका दूसरा नाम है EMP, एम्डमैन मेयर ऑफ पारनास पाथवे. EMP पाथवे जो है उसका क्लियर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इट कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ व्हाट? लेट अस सी द ऑप्शंस. 6 ATPs, 8 ATPs, 24 ATPs, 38 ATPs. ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपसे क्या बताया था? ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ATP बनते हैं, बाकी उसमें 2 NADH2 बनते हैं. 2 जो NADH बनते हैं वो लास्ट स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके कन्वर्ट होते हैं ATPs में. एक NADH will form 3 ATPs, so 2 NADH will form 6 ATPs. तो total formation of ATPs in this cycle is 6 plus 2 8. So our answer is 8 ATPs. इनके ऑप्शंस थे 6 ATP, 8 ATP, 24 ATP and 38 ATP. तो our correct answer is 8 ATP. Next question is, respiratory question is a ratio of. मैंने आपको जो सबसे पहली वीडियो करवाई थी रेस्पिरेशन के कंसेप्ट की, उस रेस्पिरेशन के कंसेप्ट में सबसे पहली वीडियो जो थी उसमें आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में मैंने समझाया था. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ CO2 रिलीज्ड टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड. तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. हमारा आंसर, हमारे ऑप्शंस क्या हैं? क्वेश्चन है RQ इज अ रेशियो ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट है CO2 प्रोड्यूस्ड टू सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड. ऑप्शन बी है CO2 प्रोड्यूस्ड टू O2 कंज्यूम्ड. फिर O2 कंज्यूम्ड ओवर वाटर प्रोड्यूस्ड एंड O2 कंज्यूम्ड टू CO2 प्रोड्यूस्ड. हमारा करेक्ट ऑप्शन है CO2 प्रोड्यूस्ड टू O2 कंज्यूम्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज. ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से पता है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड. एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड विद सेवरल इंटरमीडिएट स्टेप्स इज नोन एज. फिर वहीं पे आ गए हम. ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन टू पायरुविक एसिड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. लेट अस सी द ऑप्शंस. TCA पाथवे कौन सा है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको कहते हैं? क्रेब्स साइकिल को कहते हैं. TCA पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस. थर्ड ऑप्शन है HMS पाथवे, फोर्थ ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल. तो हमारा करेक्ट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस. प्रीवियस नीट ईयर क्वेश्चंस हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके बाद जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्लैरिफाई कर सकते हैं.